दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। इसको द्वंद्व कहना भी उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन दो विपरीत विचारधाराएं बहुत तेज़ी से सदा हमारे मन में चलती रहती हैं। तो उनको समझना, उसके बारे में एक इंडियन प्रोफेशनल का समझना, हमारा समझना, उसके ऊपर थोड़ी बातचीत चल रही है। दोस्तों ये इसमें हमारा तीसरा वीडियो है। पहले हमने समझा कि हमारी इंद्रियां हैं, मन है, ये एक उम्र में आते आते कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये एक यथार्थ है। हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था जैसी चीज़ ढूंढी थी और हमने उसे गुमा दिया। और उसके साथ साथ ही एक गुरु और शिष्य के बीच में जो इज्जत का रिश्ता होता है, हमने उसको भी मिटा दिया। फिर हमने अपने शास्त्र में से ही दूसरे वीडियो में प्रेय और श्रेय में से समझा, कुछ चीज़ों को विद्या और अविद्या में से समझा। ये सब शास्त्र की बातें थी और हमने देखा कि हम इसको ना तो ठीक से जानते हैं और इनसे जो हमारा फ़ायदा होना चाहिए था वो भी हमने खोने के लिए जैसे भरसक प्रयत्न ही किया हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे की सोचते हैं। आज दोस्तों मैं आपके समक्ष जो पॉइंट रखने वाला हूँ उसमें ज़रा ये समझना है कि ये दो वाला भाव इंडियन प्रोफेशनल्स हमारे मन में इतने ज़ोर शोर से घर कैसे कर जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि राजीव दीक्षित, इनको तो हमको अपने मॉडर्न इंडिया का भागवत मान लेना चाहिए, भागवत रहस्य मान लेना चाहिए। इन्होंने ही बताया था, मालूम है ये बात सबको मालूम होगी, लेकिन एक जगह कंपाइल करके एक बार में इन्होंने भारत की मिट्टी के बारे में बताया था। भारत की मिट्टी में कितने माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कैसे किस किस ने इस पर स्टडी की, वर्ल्ड की जो ज़्यादातर मिट्टियाँ हैं उनमें कितने माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो इससे भारत का जो अन्न हम खाते हैं उससे हमारे अंदर कितने माइक्रो एलिमेंट्स आते हैं और हर माइक्रो एलिमेंट से क्या शरीर बनता है, क्या मन बनता है, इसके बारे में थोड़ा। फिर इन्होंने सूर्य के बारे में बताया था कि भारतवर्ष को सूर्य की क्या ब्लेसिंग्स हैं। जिन देशों में सूर्य नहीं आता या बहुत कम आता है, 3-3 महीने में आता है, वहाँ पे जो उनके कीटाणु हैं, वायरस हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है और भारत में भरपूर सूर्य होने के कारण क्या स्थिति रहती है। फिर उन्होंने ऋतुओं के बारे में बताया था। दोस्तों दुनिया में चाहे हम 4 ऋतुएं माने, चाहे हम 8 माने, चाहे हम 12 माने, वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरह से बताने की कोशिश की है। हमेशा बस यही पाया जाता है कि भारत, हमारा देश, ऋतुओं में बहुत धनी देश है, बहुत धनी देश है। तो सारी ऋतुएं, हर तरह का मौसम, हर तरह के उसके फ़ायदे सब हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे पहले राजीव दीक्षित जी ने बताया था, तो उनको ज़रा नमन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे असभ्य तो हम कभी थे ही नहीं। हमारे यहाँ नहीं हमें मालूम कब हम एक जानवर की तरह रहे हों। ये आदि मानव जैसी जिंदगी, ये गुफाओं में रहना, या हमारे यहाँ तो गुफाओं में पूजा की जाती थी, मेडिटेशन की जाती थी, या बस बेमतलब की मार काट, ये तो हम जैसे अपने यहाँ जानते और सुनते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ भी ट्राइब्स थे, कुछ जंगली लोग थे, जंगली जानवर थे, जंगली जानवर जैसे जीने वाले लोग थे, लेकिन बहुत कम संख्या में थे। भारत जनरली ओवरऑल ऋषि मुनि सभ्यता का देश रहा था।
हमेशा। हमारे यहाँ पे अनसीन और अनहर्ड के ऊपर स्टडीज़ बहुत गहरी शुरू से रही थी। अब जिस देश में वेद जैसा ग्रंथ कहा जाता है कि पता नहीं कब लिखा गया था, तो उसमें फिर सभ्यता की क्या बात करनी, है ना। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ तो ज़रूर हुई कि हमारे माइंड्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए। देखिए, ये इसको अगर हम आज के सामान्य ज्ञान के हिसाब से पढ़ें, जो हम ओपन सीक्रेट में लेके चल रहे हैं, कि सबसे पहले हमको बॉडी माइंड एग्रीगेट, शरीर मन सकल के बारे में जानना है। तो मन का विस्तार ही फिर आगे आत्मा और परमात्मा तक है, और नीचे भी जितने भी सोच 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 ही हमारी लाइफ है। मन का विस्तार ही हमारी ज़िंदगी है। तो मन हमारे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं एक तरह से, यू नो। तो इससे दोस्तों एक चीज़ क्या होती है कि क्योंकि इतनी लंबी सिविलाइजेशन, इतने सभ्य समाज, इतना कुछ हमारे यहाँ हुआ, और हमारा आज का जो हमारा मन है इतना इवॉल्व हो चुका है, डेवलप हो चुका है, तो हमारे पास दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, कहानियाँ हैं, यू नो, सब कुछ, बहुत कुछ हमारे यहाँ पर है। तो एक चीज़ एज ए प्रोफेशनल हमको बहुत बचपन में ही कच्चा पक्का समझ में आने लग पड़ती है, जो मैं आपको रिपीट करता हूँ अभी, कि कभी भी, मैं तो इसको मानता हूँ, उदाहरण से, किसी एग्जाम्पल से किसी चीज़ को आप सॉल्व्ड ना मानना। हमारे देश में किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी स्टडीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर आपको एक सामान्य इंसान को भी 50 एग्जाम्पल्स उसके प्रो में और 50 एग्जाम्पल्स उसके अगेंस्ट में मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल से कुछ सॉल्व करना बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये पॉइंट मेरे मन में बचपन से था, आज मैंने सोचा आपको बता दूं, आपके मन में भी होगा। तो जब कभी भी चाहे दोस्तों की भी बहस हो, तो एग्जाम्पल इज़ नथिंग, दैट इज़ इन इंडिया इट हैज़ गॉट नो मीनिंग फॉर एन एजुकेटेड पर्सन टू ड्राइव एनी कंक्लूजन। तो अब हमारे पास जो माइंड्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं और एग्जाम्पल्स की भरमार है, तो इसलिए हमारे पास फिर से वो दो रास्ते निकलते हैं हमेशा, जो मैं कह रहा हूँ कि दो को समझना है। ओके, तो एक तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ कन्फ्यूज्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स साइमल्टेनियसली हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये बताते रहते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ दुनिया के किसी भी और देश से अगर हम कंपेयर करें, तो एक पढ़े लिखे इंसान की, एक एजुकेटेड प्रोफेशनल की कन्फ्यूज्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इन द्वंद्वों को, इन अपोजिंग एग्जाम्पल्स को आप अपने लिए एक बड़ी ब्लेसिंग मान लो, कृपा मान लो। We have two possibilities. We can touch both extremes almost at each moment. Yes, that is called the razor edge walking. Please try digging into facts that why our thinkers of yore, rishis, researched the aspects of the unseen, the unheard. Either we have to bear both or enjoy both. ना, टू थिंग्स, या तो हम दोनों को झेलें या हम दोनों में एंजॉय करें, एंड बी मोर स्टेबल, दोनों को जाने एंड बी मोर स्टेबल। और वैसे दोस्तों, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, यू नो, और इस एज में हैं, और जिस टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे हैं, कि देन वी शुड आल्सो स्टडी इज देयर थर्ड डायमेंशन, सो वी बिकम infinitely stable, which is still unresearched and untold too. ये एक क्वेश्चन निकल के आता है, यू नो। तो दोनों का फायदा उठाओ, दोनों में उन्नति सुधारो,
तो आपकी जो उन्नति है, आपकी जो इवोल्यूशन है, एक बहुत ही विचित्र ही नहीं, एक विभिन्न प्रकार की होगी, यूनिक प्रकार की होगी। और यही तो बुद्धा जी ने बताया था आज से 2500 वर्ष पहले। तो हमारे यहाँ पर सब्सटेंशियल कॉज, उपादान कारण का बहुत बड़ा महत्व है। ये उपादान कारण हमारे शास्त्र, ये सब शास्त्र की बातें हैं। जैसे मैंने बताया था, हम हल्का हल्का शास्त्र को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये उपादान कारण का मतलब, या इसको समझने का ये मतलब है कि मिट्टी में से घड़ा बना है, और घड़ा जो है ये मिट्टी है। तो अब ये घड़ा है कि मिट्टी है, कोई कहेगा ये घड़ा है, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको ये समझना है, वो ये समझेगा कि मिट्टी में से घड़ा बना है और ये है मिट्टी ही। घड़ा ना पहले आया है, ना ये हमेशा रहेगा। मिट्टी पहले से है और ये मिट्टी ही हो जाएगा, और मिट्टी ही इसका उपादान कारण है, सब्सटेंशियल कॉज है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वंस यू नो, जिसमें उदालक वाली कहानी में, वंस यू नो गोल्ड देन यू ऑल ऑर्नामेंट्स आर ओनली इन नेम। अगर आप सागर को जान जाएं तो लहरें सिर्फ नाम की बचती हैं। जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये है जल ही ना, दैट वे। तो जब आप दोनों जो छोर है, कंफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी को और ब्लेसिंग मानते हुए अपने इतिहास में से जो निकल के आया है, इसको डीप में जाएंगे तो आपको उपादान कारण हर एक मनुष्य का दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, ट्रुथ दिखेगी। तब आपको समझ में आज आने लग पड़ेगा साफ साफ कि ये मानव, ये मनुष्य, ये चीज़ कहाँ बैठेगी, इसका बेस क्या है, होना इसको वो बेस ही है। तो ये एक बहुत अच्छा उन्नत ज्ञान आप में आने लग पड़ेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा विधि, मेथड के बारे में भी बात करते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि सिर्फ ध्यान पहुंचता है हृदय तक, ज्ञान नहीं। नाउ ध्यान जो है दोस्तों, ये ज्ञान मार्ग की रास्ते में आता है, ओके। और जो भक्ति मार्ग है, ये तो आप जानते ही हैं, हृदय के इर्द गिर्द ही चलता है। तो एक इसमें जो ब्यूटीफुल चीज़ समझने वाली है कि ज्ञान मार्ग, जिसमें हम सोचते हैं, हम में से बहुत लोग चलते हैं, ये ध्यान तक पहुंचेगा तो ज्ञान से नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान ही पहुंचता है हृदय तक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज गॉड, भगवान जी जो है रहते आपके हृदय गुहा में ही हैं। ये भी हमने एक बारी एक इस वीडियो में डिस्कस किया था कि भगवान छुप गए हमारी हृदय गुहा में, ओके। तो दोस्तों, अब शुरुआत में क्या होता है, अक्सर क्या होता है नो, आप जो है आदमी चौंकता है, समझिए, आदमी चौंकता तो है, पर फिर या तो वो वापस सो जाता है, आपकी सतत बेहोशी, है ना, या स्वयं को समझा लेता है। तो यह भी एक तरह की बेहोशी ही है, व्याख्या कर लेता है। कुछ भी सुन ले, श्रद्धानंद ने उस चोटिल आदमी को उठा लिया, सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे माइंड में, बस इसलिए उठा लिया, श्रद्धानंद तो ऐसा ही है, कुछ जोड़ लेंगे, कुछ व्याख्या कर लेंगे, और असली चीज़ को, ये बहुत होता है दोस्तों, ये आपको अपने आप देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द इसका एक संसार बना हुआ है ना। व्याख्या कर लेंगे, समझा लेंगे, रीजंस ढूंढ लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। ये है एक
स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम। आप चौंके, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, है ना, या जैसी भी लगी, चौंके। दोस्तों इसको जरा थोड़ा सा समझना है इसको, कि ये कोई एनलाइटनमेंट वाली बात नहीं है, यू नो। जैसे नानक जी या रामकृष्ण की हमने बात की थी, वो फेंट हो जाया करते थे, तो उनके पूरे जो सेंसेस हैं या वो सब ख़त्म हो जाते थे, बंद हो जाते थे, मन हट जाता था, जैसे मैंने इसको डिस्कस किया था एक बारी। तो ये कोई एनलाइटनमेंट वाली बात नहीं है, और ना ये कोई ग्लिम्सिस वाली बात है, फ्लिकर्स वाली बात है ना, जो हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी, ग्लिम्सिस कैसे होते हैं, फ्लिकर्स कैसे होते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ योर सीनियर ट्रैवलर्स, यू नो, फ्रॉम कॉस्मोस। तो ये वो बात भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ चौंकने की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक आप स्टार्टल हो गए। आप इसमें जरा समय को समझिए कि बस हुए और बात खत्म हो गई। फ्लिकर भी कम से कम आपको सारे सेंसेस को टच कर जाता है और एक लंबे समय के लिए होता है ग्लिम्स। स्टार्टलमेंट उससे भी कम होती है समय के लिए। जैसे एक बच्चा वॉन्डर करता है और फिर भूल जाता है अगले कदम में, अगले पल ही, उससे कुछ होता भी नहीं है बस, लेकिन वॉन्डरमेंट होती है। वैसे बड़े होकर के भी आप चौंकते तो हैं, लेकिन या तो आप वापस हो जाते हैं या आप व्याख्यान कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा नियम बांधिए, सुनो, मतलब देखो। वही जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 7 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब कभी भी कुछ सुनने को मिले जो आपको वॉन्डर करे, यू नो, जिसको जो आपको चौंकाए, व्याख्या मत करो। पहला क्वेश्चन, है ना, पहला आपके लिए इंटरनल चीज़। बस इसको ये समझो कि तुम चौंके, जरूर कुछ शुभ है। किसी ने दस्तक की है, किसी ने आपका पर्दा उठाने की कोशिश की है, आपको भीतर ले जाने के बारे में कुछ तो हुआ है, यू नो। गोरखनाथ जी की वो बात जो मैंने बताई थी, उसे याद रखिए। कभी भी कुछ अच्छा हो तो उसके साथ समय बिताइए, उसको अपने दिल में बैठाइए और खुद उसकी गोदी में बैठ जाइए, उसको भगवान की तरह मानते हुए। ये एक तरीका है, यू नो, एक तरीका है यदि आगे बढ़ना है तो, है ना। तो क्या है कि चौंक तो गए आप, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा कैरी कीजिए। देखो कि घटा बरस जाए, ये जो घटा जो है ये बरसे अब, यू नो। आप भीगो इसमें, नहाओ इसमें, होता बहुत बार है, यू नो। आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, आपको ध्यानी बनना है, ज्ञानी ना बनो। फ्रेंड्स, हमारे नॉलेज बैंक में आप कितना भी पढ़ाई कर लो, मैथमेटिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग, मैं तो कहता हूँ इवन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान महादेव ने शुरू शुरू में ही कह डाला है, कितने वेद पढ़ लो, कितने वेद भी कंठस्थ कर लो, वो केवल ज्ञान लाते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ है। दे ओनली एड to your knowledge bank, they only add words, you know, they only decorate you। शब्द सुंदर हैं, संजोए जाते हैं, नए तरह का पांडित्य पैदा करते हैं, परंतु तुम्हें वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। ये ऐसा हो जाता है दोस्तों, घटा आई, सावन ना आया, हवाएं उड़ा ले गई और तुम रूखे के रूखे रह गए। ध्यान ही है जो प्रज्ञा लाएगा। दैट ब्रेक पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वो कर लो, तभी प्रज्ञा आने का रास्ता खुलेगा। और प्रज्ञा ही है जो मुक्ति लाएगी। द लिबरेशन और द फास्ट फॉरवर्ड लाइफ इनटू बियॉन्ड इज पॉसिबल ओनली देन। दोस्तों, बादल शब्द बादल नहीं होता, शब्दों से कभी तृप्त ना होना। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, परंतु बार बार शब्द दोहराने से लगता है कि प्रेम
हो ही गया। प्रेम व ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा बात को समझिए। प्रेम है भक्ति मार्ग का, ध्यान है ज्ञान मार्ग का। तो एंड में जाकर के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम भक्ति मार्ग का माध्यम है और ध्यान ज्ञान मार्ग का चरम है, पिनाकल, क्लाइमैक्स। ध्यान में आप स्टार्टिंग ही यहां से है कि आप होश में रहो, अवेकन रहो, जागृति में रहो। और डूबो किसमें? वो भक्ति मार्ग है। प्रेम में डूबो, पूजा में डूबो। तो बोथ, फिर से वही बात, दोनों साथ साथ है हमारे भीतर हमेशा। दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, सेतु नहीं है, जुड़े नहीं है आपस में, दोनों अलग मार्ग हैं। तो दोनों की भाषा भी अलग होगी। ध्यान के मार्ग में शब्द है आत्मा, और प्रेम के मार्ग में जो शब्द है वो है परमात्मा। एक है ज्ञान मार्ग जिसमें ध्यान तक पहुंचता है इंसान, फिर ब्रह्मा और आत्मा। एक है भक्ति मार्ग जिसमें प्रेम पे चलता है, भाव विभूत होता है और पहुंचता है परमात्मा तक। दोस्तों, फिर से वही ब्यूटीफुल चीज लेके आता हूं कि दो हैं आपके पास, और आप ऐसे लकी इंसान हैं, हो सकते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसमें से हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स की ही पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक है। कई ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ हम हैं, जिन पे दोनों फूल खिलते हैं। जब दोनों पंख खिलेंगे तो क्या बात है फिर, लाइक ए बर्ड, चिड़िया। एक पंख ज्ञान मार्ग का, ध्यान तक पहुंचा, हृदय तक पहुंच गया, और दूसरा पंख भक्ति मार्ग का, वो भी हृदय तक पहुंच गया, और हृदय में चिड़िया है, बीच में आप हो। तो इन दोनों को बैलेंस करना, इन दोनों को विकसित करना, ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है। ये पॉइंट समझने वाला है। दैट इज़ वे आई ऑलवेज से इंडियन प्रोफेशनल्स की जो पॉसिबिलिटी है, ये दो चीज़ें द्वंद्व नहीं है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इन दोनों को कैरी करना है, समझना है, और हम कर सकते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया में अधिकतर जगह पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि उनका बेस ही ऐसा नहीं है। ओके, फिर जहाँ से हमने शुरू किया था दोस्तों कि चूकना मत। ये इतनी बड़ी ग्रेटनेस आपके यहाँ दस्तक करेगी। चूकना हमारी आदत बन चुकी है, सभी चूक जाते हैं। चूकना मत और घबराना भी मत। ओके, जीवन बदलता है अनुभूति से, जड़वत ध्यान से कुछ नहीं होता। ध्यानवत ध्यान ही जरूरी है। ये है चीज इसमें समझने वाली। आनंद जो बुद्ध के साथ 40 साल तक रहे थे, और मैंने बताया था ना कि एक बार एक आया भिक्षु, तो इतने गुस्से में था, उन्होंने बुद्ध के ऊपर थूक दिया, तो आनंद बढ़े। बुद्ध ने उनको रोक दिया, और अगले दिन आया तो बुद्ध के चरणों में गिर गया, फिर वो आनंद बढ़े तो उनको रोक दिया। बुद्ध ने कहा कि भाषा बहुत असक्षम है, इनको अपनी बात कह लेने दो, चुप रहो, दूर रहो। ऐसे 40 साल आनंद बुद्ध को देखते रहे, उनके साथ रहे। उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लग पड़ा कि अभी तो हम जागृत अवस्था में ही बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ समझने को बाकी है। कहाँ हम उतना ध्यान लगा पाते हैं, कहाँ हम उतना समझ पाते हैं दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में। फिर उन्होंने धीरे से ये बात समझी कि बुद्ध तो सोते भी कुछ अलग सा है। ये सच है कि भाव इतने गहरे हैं कि कहने में नहीं आते। हम तो कुछ कृत्य कर बैठते हैं, क्या करें, इनके तो सोने में भी भेद है। तो जब आनंद ने बुद्ध को पूछा कि आप ये कैसे सोते हैं,
तो बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया, सोता तो शरीर है, मैं तो जाग चुका हूँ। तो दोस्तों ये पॉइंट है कि जो योगी है, जो, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा चलने से ही, थोड़ा सा ही प्रयत्न करने से ये चीज़ मेरे ख्याल में आ सकती है, आ जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, लेकिन सीरियस प्रैक्टिस करना पड़ती है। जो योगी है, जो पिलग्रिम है, जो आप होंगे सही रास्ते पे चलने पे, सीधा ब्रह्मा जी को छूने पे नहीं, जो अक्सर पढ़ाया जाता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं ओपन सीक्रेट द्वारा, धीरे धीरे। तो योगी जो है वो नींद में भी, योगी के नींद में भी एक होश की धारा बहती रहती है। इवन व्हेन ही इज asleep, वन पार्ट with that साक्षी वाला, विटनेस वाला, that is always awake, Okay फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब की जब चौंको तब चूकना मत, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा भीतर की यात्रा पे निकल जाना। ओके, जरा जो ये आपके चारों ओर प्रकृति है जिसने आपको चौंकाया है, या कोई इंसान है, या जो भी है दोस्तों, उसकी आंखों में झांकना, देखना, और रुक जाना दोस्तों। वहाँ पे रुक के उसकी आंखों में झांक के आपको समझना ये है कि चौंक तो मैं गया, अब भीगना जरूरी है, और भीगना जरूरी है, नहाना जरूरी है। ये है असली ट्रिक, ये है असली स्टाइल, ये है असली मेथड आगे बढ़ने की। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव आल्सो कंटिन्यूड विद दिस टॉपिक ऑफ टू विच द इंडियन प्रोफेशनल इज प्रिविलेज्ड विद। ये द्वंद्व बोल देते हैं हम लोग, द्वंद्व का मतलब दो समझिए, कोई विरोधाभास नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। देन आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो वी विल finish this topic of two. I hope you have liked it. Please share it with your friends. Please like it and give your comments दोस्तों. It is very encouraging. नहीं तो हम चल तो रहे ही हैं, अपना काम तो पूरा कर ही रहे हैं। Thank you so much. God bless us all. Thank you friends.